नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज चाइनीज सरकार के इशारों पर चलने वाले वहां के मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है और ये दावा किया जा रहा है कि ये गलवान में हुई झड़प का पहला वीडियो है। चीनी मीडिया में ट्रेंड कर रहे इस वीडियो का सत्य क्या है? चीन ने इसे एडिट करके क्यों इंटरनेट पर वायरल करवाया है? ये गलवान का वीडियो सबूत है या फिर इसमें कोई खेल है? ये सब आपको बताएंगे। वैसे गलवान में सत्य की विजय हुई है। चीन ने देर से ही सही लेकिन अर्ध सत्य कबूल लिया है और माना है कि गलवान में उसके सैनिक मारे गए थे। रूस की समाचार एजेंसी के अनुसार गलवान में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। अमेरिकी एजेंसी के अनुसार 35 मारे गए थे। भारत के अनुसार 40 से ज्यादा मारे गए थे, लेकिन चीन ने फिलहाल इतना ही माना है कि गलवान में उसके 4 सैनिक मारे गए थे। आज इस कबूलनामे का विश्लेषण करेंगे, साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे एलएसी पर चीन के पीछे हटने का पहला फेज आज पूरा हो गया और अब आगे क्या होगा। आज कश्मीर से आए एक वीडियो ने देश को सन्न कर दिया। आतंकवादी ने दिन दहाड़े बाजार में पुलिसकर्मियों की पीठ पर फायरिंग की। इस वीडियो की नजर से आज हम कश्मीर में आतंकियों से हुई 3 मुठभेड़ों को स्कैन करेंगे। इसके बाद 9:30 बजे कोरोना से बचाव की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को लेकर बाबा रामदेव से बातचीत करेंगे। योग गुरु रामदेव ने आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में कोरोना की पहली दवा लॉन्च की है। दावा है कि यह दवा साक्ष्यों पर आधारित है। आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल टैबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर स्वीकार कर लिया है। यह आपके काम की खबर है। यही आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया है और वहां से उसने तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी है। यह दुनिया की सबसे ट्रेंडिंग खबर है। इस मिशन में जुटे वैज्ञानिकों में भारतीय मूल की डॉक्टर स्वाति मोहन भी शामिल थी। कल रात दुनिया भर में जिसने भी मंगल ग्रह पर लैंडिंग का लाइव प्रसारण देखा या सुना, वो डॉक्टर स्वाति मोहन की ही लाइव कमेंट्री सुन रहा था। लैंडिंग से पहले तनाव दूर करने के लिए तमाम वैज्ञानिक परंपरा के तौर पर मूंगफली खा रहे थे। इसे नासा की जेट प्रोपल्शन लैब में गुड लक के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन सबसे पहले हम बात चीन की करेंगे। वापस लौटते चीन की लद्दाख में एलएसी पर पीछे हटने के लिए राजी हुई चीन की सेना अपने प्रोपेगेंडा के रास्ते से पीछे नहीं हट रही है। आज हम आपको इसके 2 सबूत दिखाएंगे। ये दोनों ही सबूत चीन ने खुद दुनिया के सामने पेश किए हैं। पहला सबूत तो ये कि चीन ने आज गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में अपने सैनिकों की मौत का सच कबूलना शुरू कर दिया है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसे चीन के सरकारी मीडिया ने जारी किया है और दावा किया है ये गलवान घाटी में 15 जून की रात को हुई झड़प का वीडियो है। आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। 按照处理边境事件的惯例和双方之前达成的约定，团长齐发宝本着谈判解决问题的诚意，仅带几名官兵前出交涉。 चीन के ग्लोबल टाइम्स ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच टकराव को दिखाया गया है। इस वीडियो में नदी के किनारे चीनी पोस्ट दिखाई दे रही हैं जहां चीनी सैनिकों की भारी मौजूदगी थी। जिसके बाद के सीन में भारतीय सेना के एक अधिकारी आक्रामक चीनी सैनिकों के साथ शांति से खड़े दिखाई देते हैं, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में चीनी सैनिक लाठी डंडों के साथ भारतीय सैनिकों को घेरते नजर आते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को पीछे हटाने के लिए उनसे भिड़ रहे हैं। इसके बाद के सीन में कई चीनी सैनिक घायल अवस्था में जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। इस वीडियो के अंत में रात के अंधेरे में गलवान घाटी में दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प होती दिख रही है। चीनी मीडिया ने यह वीडियो जारी करके भारतीय सेना पर हमला करने का उल्टा आरोप भी लगाया है, लेकिन सच यह है कि चीन ऐसे फर्जी दावे करके खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसकी विश्वसनीयता पर कई एक्सपर्ट्स शक जता रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो गलवान का है ही नहीं बल्कि हॉट स्प्रिंग्स इलाके का है। हालांकि भारत सरकार या सेना की तरफ से अभी तक इस वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और आज तक भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो को जारी करने के पीछे चीन की मजबूरी दिखाई देती है। एक तरफ उसने आज माना है कि उसके सैनिक गलवान में मारे गए थे, लेकिन उसने वीडियो जारी करके रूस की एजेंसी द्वारा जारी आंकड़ों को झुठलाने की कोशिश की है। ये वीडियो एक तरह का नकाब है। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, इसीलिए झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं पाता और झूठा इंसान एक बात पर स्थिर नहीं रह पाता।
15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर चीन का झूठ भी लड़खड़ा गया है। चीन ने 8 महीने तक गलवान के सच को छिपाने की कोशिश की। पहले कहता रहा कि चीन का कोई सैनिक नहीं मारा गया, लेकिन भारत ने अपने 20 सैनिकों की शहादत को न सिर्फ सम्मान दिया, बल्कि चीन के कम से कम 45 सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया। इसके दबाव में चीन को यह मानना पड़ा कि गलवान में उसके भी सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन चीन ने कभी उनकी संख्या नहीं बताई। लेकिन अब पहली बार चीन ने गलवान में मारे गए अपने 4 सैनिकों के नाम बताए हैं और उन्हें सम्मानित करने का ऐलान किया है। लेकिन इससे यह बात साफ नहीं होती कि गलवान में चीन के कुल कितने सैनिक मारे गए थे। यानी चीन ने गलवान पर जो कबूल किया है वो सिर्फ आधा सच है। चीन को यह आधा सच भी कबूल करने की जरूरत क्यों पड़ गई, यह भी आज समझने की जरूरत है। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के सच को 8 महीने तक दबाए रखने के बाद Regarding the serious situation in the Galvan Valley, the right and wrong is very clear, and the responsibility entirely lies with the Indian side. 8 महीने तक गलवान में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या छिपाए रखने के बाद हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। गलवान घाटी की हिंसक घटना पर जब चीन ने कबूल भी किया तो सिर्फ आधा सच। इस बार चीन ने खुद ये बोल दिया है कि कैसे भारतीय सेना की वीरता से उनके भी सैनिक शहीद हुए। अभी तक चीन इस पर बिल्कुल चुप था और बिल्कुल भी ये उसने नहीं कहा था कि उसके कितने सैनिक गलवान में मारे गए थे। चीनी सेना के मुखपत्र PLA डेली की रिपोर्ट के आधार पर चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग ने गलवान मुठभेड़ में 4 चीनी सैनिकों की शहादत को पहचाना है। मरने वालों में PLA का एक रेजिमेंटल कमांडर भी शामिल है। आखिरकार चीन ने पहली बार कबूल कर लिया कि 15 जून 2020 को गलवान में हुई हिंसक झड़प में चीनी सैनिक भी मारे गए थे, लेकिन चीन ने इसमें भी बड़ी चालाकी से काम लिया। चीन ने यह बताया कि उसने गलवान में मारे गए अपने 5 सैनिकों को सम्मानित किया, जिनमें से 4 मारे गए थे और 1 घायल हुआ था। लेकिन चीन ने यह नहीं बताया कि गलवान में कुल कितने चीनी सैनिक मारे गए थे। यानी चीन ने बड़ी ही चतुराई से एक बार फिर गलवान में मारे गए अपने कुल सैनिकों की सही संख्या को छिपा लिया। चीन ने 8 महीने बाद यह तो माना कि उसके 4 सिपाही इस ऑपरेशन में मारे गए, लेकिन यह चीन का अर्ध सत्य है। 1 हफ्ते पहले रूस की वायर एजेंसी तास ने यह कहा था कि चीन के 45 सिपाही गलवान घाटी में मारे गए थे। भारतीय सेना का भी यही अनुमान है कि चीन के 45 से 60 सिपाही गलवान घाटी के उस विश्वासघात में मारे गए थे, जिसमें भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 योद्धाओं ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन चीन की तरफ से 8 महीने बाद भी अर्ध सत्य ही सामने आ रहा है। तो जब चीन को पूरा सच बताना ही नहीं था तो इस नाटकबाजी की क्या वजह? ये समझने के लिए चीन के कबूलनामे की टाइमिंग समझनी जरूरी है। अभी 9 दिन पहले ही रूस की समाचार एजेंसी तास ने दावा किया था कि गलवान घाटी में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। भारतीय सेना में नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने भी एक ही दिन पहले गलवान हिंसा के बाद करीब 60 चीनी सैनिकों के घायल होने की बात कही थी। यह चीन ने तब माना जब बेजिंग डेडलाइन से रूस की एक एजेंसी तास ने लिखित में कहा कि 45 चीन के सिपाही गलवान में मारे गए थे 15 जून 2020 को। यही नहीं, आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड ने आज तक से जब खास बातचीत की यही लद्दाख में आज से 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा मेरे प्रश्न के उत्तर में कि उनके अनुमान के मुताबिक लगभग 60 चीनी सिपाहियों को स्ट्रेचर पर उठा के ले जाया गया था। गलवान में सच से मुंह छिपाने वाला चीन अपने सैनिकों के मारे जाने की खबरों पर पर्दा डालता रहा है। जब पोल खुलने लगी तो कहने लगा कि भारतीय सैनिकों के मुकाबले चीन के बहुत कम सैनिक मारे गए। लेकिन चीन में ही चीनी सेना के झूठ को मानने के लिए कई लोग तैयार नहीं थे। It is highly unusual that you will have injuries or even
deaths on one side with nothing happening on the other side. However, so there have been deaths on the Chinese side. Not published. Well, I think the media reports indicate there have been deaths on both sides, but there has been no government official report on the Chinese side. तो जब चीन अब तक झूठ बोलता आ रहा था, तो ये कैसे यकीन कर ले कि वो अब सच बोल रहा है कि उसके सिर्फ 4 सैनिक ही गलवान में मारे गए थे? क्या पता चीन ने गलवान की घटना पर हो रही अपनी आलोचना से पीछा छुड़ाने के लिए यह आधा सच कबूल किया हो। चाइना साफ तौर पे जानता है कि आज के माहौल में सच को छुपाया नहीं जा सकता बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम। इससे पहले अमेरिका ने भी कहा था 45 मारे गए और 106 की उन्होंने खबर दिखाई। हिंदुस्तान ने भी कहा कि चाइना के 30 से 40 सैनिक मारे जा चुके हैं। ऐसे में चाइना को साफ तौर पर नजर आ रहा था कि अभी समय आ गया है कि वास्तव में कबूल करे कि उसके कुछ सैनिक मारे गए। वैसे चीन की फजीहत तो इस बात को लेकर भी हुई थी कि गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को देश ने पूरे सम्मान से अंतिम विदाई दी थी। उन्हें सैन्य पदकों से नवाजा गया। लेकिन चीन अपने ही सैनिकों की मौत को न सिर्फ छिपाता रहा, बल्कि उनकी शहादत को भी वो सम्मान नहीं दिया जिसकी उम्मीद मृतक सैनिकों के घर वालों और चीन के लोगों ने की थी। चीन के अंदर एक बहुत बड़ा रोष उठा हुआ था, खासकर भूतपूर्व सैनिकों द्वारा और उन सैनिकों के माता पिता का जिनके बच्चे गलवान में मारे गए थे। लेकिन चीन बार बार इनकार कर रहा था। भारत ने ना सिर्फ अपने शहीदों को सेरेमोनियल ब्यूरियल दिए, बल्कि उनकी बहादुरी को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें पदक भी दिए। इसी के नकल करते हुए चीन ने अब यह फैसला किया है कि वो उनके जो सैनिक वहां पर गलवान में मारे गए थे, उनमें से चंद को रिकॉग्नाइज करेगी। तो चीन ने आधे सच को कबूल करके एक बार फिर साबित कर दिया कि चीनी सेना और उसके सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग की प्राथमिकता गलवान में मारे गए उसके सैनिक नहीं, बल्कि वो प्रोपेगेंडा है जिसके जरिए वो अपनी छवि बचा रहा है। लद्दाख से गौरव सावंत और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के प्रोपेगेंडा का स्तर देखिए कि 8 महीने तक अपने सैनिकों की मौत को नकारने वाला चीन अब जाकर मारे गए 4 सैनिकों को अवार्ड देने की बात कर रहा है। चीन के सैनिकों का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? खैर, हमें इससे क्या, हमें तो इस बात पर गर्व करना चाहिए कि भारतीय सेना ने आखिरकार चीन को लद्दाख में पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लद्दाख में पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब शनिवार को दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की मुलाकात होगी, जिसमें डिसएंगेजमेंट के पार्ट 2 में लद्दाख के गोगरा पोस्ट और देप्सांग जैसे इलाकों में डिसएंगेजमेंट पर बात होगी। लद्दाख के पेंगोंग सेक्टर में डिसएंगेजमेंट का पार्ट 1 सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, जिसको लेकर दोनों देश अपनी संतुष्टि का इजहार भी कर चुके हैं। ये भारत की 100% सफलता है। जो बॉटम लाइन था, जो एब्सोल्युटली क्लियर हमारे जो एम था कि हमने स्टेटस को एंटी अप्रैल 22 अचीव करना है, उससे कम हम किसी भी चीज़ को नहीं मानेंगे। जैसे ही उसने ये यकीन कर लिया कि मतलब भारत मानने वाला नहीं है, तो फिर वो ही बैक्ड आउट और देन द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस वाज एग्रीड एंड देन वी स्टार्टेड द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस। अब डिसएंगेजमेंट पार्ट 2 की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोनों देशों के कमांडर शनिवार को मुलाकात करने वाले हैं। डिसएंगेजमेंट का पार्ट 2 भारत के लिए बेहद अहम होगा और पार्ट 1 से ज्यादा चैलेंजिंग भी, क्योंकि पार्ट 2 में चीन की सेना को लद्दाख के देप्सांग की पहाड़ियों से पीछे हटना होगा। 2020 में चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा पोस्ट और पेंगोंग झील के किनारों पर अतिक्रमण किया था। लेकिन देप्सांग में चीनी सेना वर्ष 2013 से आकर बैठी हुई है, जहां चीनी सेना ने एलएसी पर कई किलोमीटर अंदर तक भारतीय जमीन पर घुसपैठ की हुई है। यहां से चीनी सेना को पीछे हटने के लिए राजी करना आसान नहीं होने वाला। हमने जो लिवरेज अपने लद्दाख रेंज के ऊपर, कैलाश रेंज के ऊपर जो हमने अपना ऑक्यूपाई किया था, हमारा मुद्दा था कि हम इस इलाके में नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग त्सो में, रंगला छिंदला में हम स्टेटस को एंटे को हासिल करें। वो हमने कर लिया है। बाकी इलाकों में सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल नहीं है। जैसे यहाँ पे इस इलाके में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस खत्म हो जाएगा, हम
48 आवर्स के अंदर जो 10वां कोर कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग है वो करेंगे और हम इन बाकी एरियाज को रिजॉल्व करेंगे। गोगरा हो, हॉट स्प्रिंग हो या गलवान, इस समस्या को सुलझाना उतना जटिल नहीं है जितना जटिल डेप्सांग की समस्या को सुलझाना है। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि डेप्सांग वो जगह है जिसमें भारत और चीन के बीच विवाद सबसे बड़ा है। प्रयास इन सभी समस्याओं को सुलझाने का होगा, लेकिन डेप्सांग में समय ज्यादा लग सकता है। एक बात तो तय है कि भारत और चीन की सेनाएं डेप्सांग में आमने सामने उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो साउथ पेंगोंग त्सो में थी, इसीलिए तनाव की स्थिति कम है। कुछ महीने पहले आज तक ने क्लियर सबूत दिखाए थे कि कैसे चीन की सेना डेप्सांग और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर्स में अपनी मूवमेंट बढ़ा रही है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट तस्वीरों में इसके सबूत दिखाई दिए थे, जिसमें डेप्सांग के इलाके में चीनी निर्माण का खुलासा हुआ था। गोगरा हो गया, वाई जंक्शन है, डेप्सांग है और ये सारे एरियाज हैं, तो इन एरिया में डिसएंगेजमेंट तो होना है। अब उस डिसएंगेजमेंट में जो उम्मीद है वो तो ये है कि शुरू में तो उन्हें वो मानेंगे, लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पे मैं कोई बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ, क्योंकि पहली बात तो चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। पूर्वी लद्दाख के बाद डेप्सांग अब वो सेक्टर बन गया है जहां दोनों देशों की सबसे ज्यादा सैन्य तैनाती है, जहां दोनों देशों के टैंक रेजिमेंट और आर्टिलरी आमने सामने है। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में तनाव के दौरान अगस्त में चीनी सेना ने डेप्सांग सेक्टर में एक अतिरिक्त आर्टिलरी ब्रिगेड और कम्युनिकेशन जैमर भी तैनात किए थे। लेकिन अब सही वक्त है जब चीनी सेना को डेप्सांग से भी पीछे हटने को मजबूर किया जा सकता है। हालांकि जानकार मानते हैं कि अब भी चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन के मोल्डो गैरिजन में कल भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच 10वें दौर की वार्ता होगी। इस 10वें दौर की वार्ता में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग के मुद्दों पर बातचीत होगी। पेंगोंग त्सो पर भारत और चीन दोनों की सेनाएं अब पीछे हट गई हैं और इससे कई महत्वपूर्ण सबक हैं जो दोनों देश सीख सकते हैं आगे के डिसएंगेजमेंट पर। लेकिन यह तभी संभव होगा जब चीन की मंशा साफ हो। फेज 1 में पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से तो चीनी सेना को पीछे हटना ही था, लेकिन अगर वाकई भारत से तनाव दूर करने के लिए वो गंभीर है तो उसे डेप्सांग से पीछे हटकर इसका सबूत देना होगा। गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। भारतीय सेना के अनुसार सूत्रों के अनुसार पेंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति बरकरार हो गई है, लेकिन अब चीन को बाकी विवादित इलाकों से भी पीछे हटने के लिए तैयार करना आसान नहीं होगा। जानकारों का मानना है कि हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा के इलाके में डिसएंगेजमेंट पर चीन मान सकता है, लेकिन डेप्सांग में चीन पीछे हटने के लिए राजी होगा, इसके चांस कम ही है। 2013 से वहां पर यह मुश्किल स्थिति बनी है। देखना होगा कल की मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। आज योग गुरु रामदेव ने कोरोनिल को रीलॉन्च किया और इसे कोरोना की पहली दवा माना जा रहा है। पतंजलि का दावा है कि कोरोना की यह नई दवा तमाम साक्ष्यों और रिसर्च पर आधारित है। क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं इसके। नई दवा के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। योग गुरु रामदेव ने कहा है कि कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। उन्होंने कहा है कि आयुष मंत्रालय ने उनकी नई दवा को प्रमाणित भी किया है। उनका यह भी कहना था कि पतंजलि की दवा WHO से भी सर्टिफाइड है। आज मैंने खुद स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से बातचीत की और कोरोना की इस पहली दवा कोरोनिल का विश्लेषण किया। स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वामी जी, मैं आपसे यह समझना चाहती हूं कि आज राहत थी ज्यादा कि जितने सवाल आप लोगों पर उठे थे, आज आप वो सर्टिफिकेट लेकर आए कि जिसको जिसको संशय था ये देख लो, या फिर आज खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान से पहली कोरोना की दवाई आई? आज पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, वो एक इतिहास और आज एक नया इतिहास बन रहा है कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवाई या पहली दवाई, माने एलोपैथी में वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन, वैक्सीन इज प्रिवेंशन, और हमने कोरोनिल से प्रिवेंशन भी किया है, ट्रीटमेंट भी किया है, और जो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जिसको लॉन्ग कोरोना बोलते हैं कि कोरोना से लोगों के लंग के अंदर लिम्स हो रहे हैं,
लंग फाइब्रोसिस हो रहे हैं, लोगों की मेमोरी लॉस हो रही है, लोग जो है लड़खड़ा करके चल रहे हैं, उनको हमने खड़ा किया है। और जो आपने कहा मैं उसको एक ही वाक्य में समेटूंगा। अब सारे सर्टिफिकेशंस के साथ अभी हमारे पास में 200-250 से ज्यादा रिसर्च पेपर है। अकेले कोरोना के ऊपर 25 रिसर्च पेपर है। और इस सबको करके मैं ये कह सकता हूं कि अब कोई दुनिया में क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता हमारे योग आयुर्वेद पर, ऋषियों के ज्ञान पर, जो पूरी दुनिया के लिए वरदान है। क्या अभी तक दुनिया के बाकी देश, आचार्य जी, चाह रहे हैं कि कोरोनिल का इस्तेमाल करें, या अब ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो आपके सामने आएंगे? आपको उम्मीद? पहले से भी लोग प्रयोग कर रहे थे, पर जब DCGI से अप्रूवल मिलने के बाद में, ये WHO GMP के तहत जब हमको परमिशन मिल जाता है, तो 154 कंट्री के लिए ये अप्रूवल हमको मिल गया है। अभी 154 कंट्री जो है वो ऑफिशियली वो इंपोर्ट कर सकते हैं या हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये कैसे क्लिनिकल ट्रायल कैसे किए हैं? क्लिनिकल ट्रायल के लिए हम लोगों ने जो प्लासिबो बेस्ड डबल ब्लाइंड जैसे ग्रुप बनाया गया, एक को जो है आर्टिफिशियल औषधि, एक ग्रुप को मेडिसिन दे करके हमने उसका इफेक्ट को मेजर किया कि ये कितना काम कर रहा है, ये औषधि काम कर रही है या नेचुरली वो हील हो रहा है या फिर और कुछ है। तो वो इस तरह से प्लासिबो बेस्ड जो है डबल ब्लाइंड 2 ग्रुप बना करके रिसर्च किया जाता है। हम लोगों ने वो किया। डिस्कवरी का पूरा जो प्रोटोकॉल है श्वेता जी, उसके अंदर इन विट्रो होता है, इन विवो होता है, एनिमल ट्रायल होता है, माने सेल एंड ट्रायल से लेकर के ह्यूमन जो है एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की ड्रग डिस्कवरी, और जो प्री एंड पोस्ट, माने अभी कोरोना के बाद भी लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की एंजाइटी और सब चीज, उनके ऊपर भी हमने माने एक कोरोना से लेकर के, इसलिए मैंने कि बड़ी लकीर खींची। आज केवल कोरोनिल की विजय का ही दिन नहीं है, आज खाली एक कोरोना की पहली दवाई बनाने का जो हमें भगवान ने सौभाग्य दिया या हमें अवसर दिया, हमें इस देश की सेवा के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका दिया, इतनी बात नहीं है। बात यह है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया जिस सस्टेनेबल हेल्थ की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, और 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है नेचुरल फूड, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल लाइफस्टाइल की ओर आना चाहती है, तो उस दिशा में यह आज का दिन ऐतिहासिक रूप से याद किया जाएगा। और इसीलिए देश के स्वास्थ्य मंत्री जो WHO की आज चेयरमैन है, माने ये भी एक गौरव की बात है कि उनके साथ में करने का मतलब ये था कि लोग रोज तरह तरह की बकवास करते थे। योग में क्या था, मैं आयुर्वेद में क्या हुआ था, पिछली बार क्या हुआ? पिछली बार भी जब आप लोग सामने आए थे और उसके बाद से बहुत लोगों ने प्रयोग भी किया है कोरोनिल का, ऐसा नहीं है कि उसकी पूरे विवाद के बाद लोगों ने अपने पूरी फैमिली 10, 20, 50 लोग संक्रमित हुए। क्या जिस वजह से पिछली बार जो रहा, क्योंकि देखिए कोई भी रिसर्च जब होता है तो रिसर्च जो जर्नल्स में पब्लिश होने में, डाटा पब्लिश होने में, क्योंकि रिव्यू होता है, जिस तरह से रिसर्च करने की एक लंबी प्रक्रिया है, उसी तरह से जो रिसर्च को पब्लिश होने में एक लंबी प्रक्रिया है। वो पेपर्स जो डेटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अभी किसी जर्नल में पब्लिश नहीं थे उस समय तक। अभी हमने वो भी कंप्लीट कर दिया है। वो एविडेंसेस और वो तो हम पहले भी कर चुके थे, पर कुछ और भी काम था, जैसे टॉक्सिकोलॉजी वगैरह का, फार्माकोलॉजी का, इसके बाद में जो यूज किए हैं तो आफ्टर इफेक्ट क्या होता है उस लेवल का, वो भी सारे काम, यानी छोटी छोटी भी जो चीजें थी वो भी हमने पूरी कर दिया। और पिछली बार की जो एक क्वेश्चन था कि उन्होंने कहा कि आपने जो लाइसेंस ले रखा है ड्रग का, वो इम्यूनिटी बूस्टर लिया हुआ है, आप क्लेम कर रहे हो कि कोरोना में लाभ होता है, और अब हमने अपने लाइसेंस में भी करेक्ट कर दिया है कि ये कोरोना के लिए लाभकारी के रूप में वो ऐड हो गया है लाइसेंस में। ये बड़ी विजय है। और पहले प्रश्न उठाया था आयुष मंत्रालय ने, अब अप्रूवल दे दिया है आयुष मंत्रालय। देखो इसमें दो बातें हैं। आम आदमी की भाषा में बोले तो जब हमने कोरोनिल बनाई थी उस समय तक उसका हमें लाइसेंस लेना था पहले तो। अब लाइसेंस में जब तक पूरे रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करने से लेकर के पूरे रिसर्च के पेपर्स हम गवर्नमेंट को दे दें और उसकी पूरी जांच पड़ताल करके जो भी उनको अपना सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहिए था वो सब करने के बाद उसमें पहले इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर उसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा था। अब कोरोना की दवाई के रूप में भी उसको लाइसेंस दे दिया है। बस ये आज का एक कोरोनिल के संदर्भ में एक बड़ी उपलब्धि है। स्वामी जी, क्या ऐसा लगता है कि अगर शायद ये एक एलोपैथिक दवाई होती जो किसी ने बनाई होती तो उसे उतने सवालों का सामना नहीं करना पड़ता? सवाल तो वहां पर भी उठे हैं जो हिंदुस्तान में बने। जी, वैक्सीन को लेकर के
कितने सवाल उठे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका काम ये सवाल उठाना, और भारत में तो पूरी जमात, एक पूरा गैंग, मैं उनको बोलता हूँ ड्रग माफिया, मैं बोलता हूँ मेडिकल टेररिज्म और मेडिकल पूरी अनार्की, वो पूरा हेल्थ अनार्की, हेल्थ टेररिज्म इस देश में फ्लोट करना चाहते हैं। तो वो जो पूरा एक गैंग है जिनको अपनी, मैंने कहा ना, निजता से नफरत है, और जिनकी यारी है विदेशी कंपनियों के साथ, जो पूरी एक लॉबिंग चलती है वर्ल्ड में, 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक आर्थिक व्यापार इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमने तो पूरी दुनिया को एक परिवार मानकर के उपचार और उपकार की भावना से इसको तैयार किया। आपको पता है, आप तो पूरे देश में घूमी हो श्वेता जी, जब हमने स्वासारी और कोरोनिल अणु तेल की पूरी एक किट जो है 535 रुपए में लॉन्च की थी, 5,000 रुपए ब्लैक तक में बिकी है। हम इसको 5,000 रुपए कॉस्ट भी रख सकते थे, तो अभी तक पतंजलि के कम से कम 5-10 हजार करोड़ रुपए सीधे हो गए होते। हमने इसके पीछे भावना ये रखी कि लाखों लोगों की जिंदगी कैसे बचे। और आज देखो श्वेता जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोग कस्टमर बेस की बात करते हैं, 40 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो योग की प्रैक्टिस करते हैं, पतंजलि के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, और करोड़ों लोगों तक हमने स्वासारी कोरोनिल पहुंचा के आज हिंदुस्तान के अधिकतम घरों के अंदर आप देखेंगे कि एक स्वासारी कोरोनिल किट जरूर मिलेगी। और ये डब्बा बदल गया है अब इसमें टेस्टेड एंड वेरीफाइड मेडिसिन फ्रॉम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट लिख दिया गया है, यानी जो अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे उनका भी है यही जी। वो मेडिसिन वही है, कंटेंट वही है। हाँ। सर लेवल में थोड़ा कंटेंट थोड़ा सा बदल जाएगा, कुछ नहीं बदल है, लेवल में बदल गया, और लेवल बदलने के साथ इसका लेवल बदल गया। हाँ। कि अब ये पहले इम्यूनो बूस्टर थी, अब ये कोरोना की मेडिसिन हो गई है, और हमने कहा कि प्रिवेंशन भी है, ये कोरोना का ट्रीटमेंट भी है, और आफ्टर इफेक्ट से लड़ने के लिए तो जो माने सपोर्टिंग मेजर इन कोविड-19, ये अब उनको लिखना पड़ा लाइसेंस में भी कि, और एलोपैथी वालों के पास में तो अभी तक जब तक ये कोरोना खत्म हो जाएगा तब तक इनको ये नहीं पता लगेगा कि इससे लड़ा कैसे जाए। और आज एक मैं और बात कहना चाहता हूँ, कोई अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस देश में सबसे ज्यादा कोरोना का रिकवरी रेट है, सबसे कम डेथ रेट है, तो उसको को एलोपैथी की मेहरबानी से नहीं, एलोपैथी से भी हमारी सिंपैथी है, वो भी लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर कहीं किसी को जरूरत करना पड़े तो करे। मुझसे लोगों ने पूछा कि आप जो है वैक्सीन लगवाएंगे क्या, मैंने कहा मैंने अपने अंतिम सूची में नाम लिखवाया हुआ है, और शायद तब तक कोरोना का ये जो वायरस है इतना, दोनों से ये सवाल पूछने वाली थी कि क्या आप लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। अब अंतिम सूची में नाम लिखवाया हुआ है। पहले जो मेडिकल हैं, पैरामेडिकल वाले हैं, उसके बाद में और बहुत से लोग हैं 50 साल से ऊपर के 50 साल के ऊपर वाले हैं, फिर बच्चों की बारी आएगी। तो हम तो एकदम देसी खर्राट आदमी हैं, तो हमने अपनी अंतिम सूची में नाम लिखवाया हुआ है, और मैं वैक्सीन का विरोध नहीं किया। स्वामी जी, एक चीज होती है सर्टिफिकेट मिलना किसी बड़ी संस्था से, दूसरी चीज होती है स्वीकार्यता, कि क्या लोग वाकई खुले मन से स्वीकार करेंगे। मैं सिर्फ भारत में उन लोगों की बात का प्रश्न नहीं है जी, आम लोगों के लिए कुछ एक, मैंने कहा एक गैंग है, एक जमात है, उनके लिए ये दिक्कत है। नहीं, पर चूंकि आप बाकी देशों की बात कर रहे हैं, 158 देशों की जी, क्या वहां पर स्वीकार्यता मिलेगी आप जी? अभी भी बहुत सारी जगह पर हमें ये बात कहते हुए खुशी है, अनऑफिशियली लगभग हर कंट्री में कोरोनिल पहले पहुंच चुकी है, यानी स्वीकार्यता तो बहुत बाद की चीज है, लोग खा रहे हैं, खाके ठीक हो चुके हैं, ठीक भी हो चुके हैं, पूरी फैमिली, एक फैमिली के 10, 20, 50 तो अभी तक तो बहुत सारे जा चुका है कि इस तरह से ये भी भारत के लिए गौरव की बात है कि भारत की औषधि को भारत में जहाँ है दृष्टि से देखा जाता था, आज चोरी छिपे भारत की दवाई पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ श्वेता जी, आप इतने इंस्टीट्यूशन से मिलते हो, आप एक बहुत बड़े देश के सबसे बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशन में खुद हो, मैं कितने बैंकिंग से लेकर के कॉर्पोरेट अलग अलग फील्ड से लेकर के मिला हूं लोगों से। मैंने कहा आपके यहाँ कितने लोग मरे कोरोना के अंदर, किसी के यहाँ 50, किसी के यहाँ 100, किसी के यहाँ 200, 250, 500 तक ट्रेजरी हुई है। पतंजलि में एक भी ट्रेजरी नहीं हुई, और एक दिन भी पतंजलि बंद नहीं हुआ। 25,000 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, मैं 25,000, और हमने ऐसा नियम बना दिया था नहीं था लोगों की संख्या जी, हमने क्या किया, घुसते समय कोरोनिल जबरदस्ती खिलाते थे हम, कि कई लोग कहते घर में खा, सामने खाओ, सामने खिलाते थे, खिला करके घर भेजते थे, आने से पहले और जाने के पहले। ये आपकी अपनी वैक्सीन थी एक तरह की। तो एक भी आदमी को ट्रेजेडी नहीं होनी थी। और इससे भी अगली बात, पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनती, पतंजलि का गुरुकुल, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय खुला हुआ था, और आज भी खुला हुआ है, और एक भी बच्चे को हमने कोरोना नहीं होने दिया। और आज मैं इसलिए नहीं,
कि खाली कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, एविडेंस के साथ हमने उसको प्रमाणित कर दिया है। विजय का जो भाव था स्वामी जी, मतलब एक होता है कि आपने कि हमने देखो हम ये ले आए, लेकिन उसके साथ एक विजय था, एक इस तरह का भाव आप लोगों के चेहरे पर नजर आ रहा था कि जो हमें गलत बोलते रहे हो आज सुन लो। ये भाव गलत तो नहीं पढ़ा है मैंने, यानी कि स्वीकार्यता और एक तरह से ये औषधियां बाजार में जाएंगी, कितने पैसे आएंगे, वो सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन वो एक ये आयुर्वेद एक उद्घोष था हमारे मन में थी। जो आप कह रहे श्वेता बहन, कहीं एक टीस थी। हमने भली नियति के साथ में, प्रमाण और तथ्य को साथ में अनुसंधान करके एक औषधि निकाली। उस औषधि से करोड़ों लोग, लाखों लोग सेवन भी कर रहे हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसा गैंग था जो प्रश्न उठाता था, तो उनके लिए आज जो है, इसके बाद मुझे लगता है कि जो हमको एक जो प्रसन्नता है कि जो जैसे कहते हैं ना कुतर्क वाले थे, आज हमने उनको भी तर्क के साथ समाधान कर। और हम इस यात्रा को मैंने कहा यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और ये एक बीमारी की नहीं, इसलिए हमने कहा कि आज यहाँ से वहां तक, पीछे तक आप देखेंगे तो हमने 100 से ज्यादा दवाइयां बना दी है रिसर्च पेपर्स के साथ में। अगली बात, अभी ये तो दवाई की बात है, पैरामेडिकल में भी एमबीए से लेकर के विदेशी कंपनियां घुसी हुई थी। 50,000 करोड़ से ज्यादा हर साल देश में लूट रही थी, और उसमें विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, मल्टीविटामिन और अपनी चमड़ी को जवान रखने के लिए कोलेजन और जो है प्रोटीन डाइट के नाम पर विदेशी कंपनियों ने लूट मार मचा रखी थी। करीब 500 करोड़ रुपए की हमने वहां पर खर्चा किया, और 300 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं। अभी इसमें हम आगे हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके पूरी दुनिया का, आयुर्वेद का ही रिसर्च का नहीं, मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान वो पतंजलि से निकले, भारत से निकले, और पूरी दुनिया भारत से सीखे। इसके बारे में कुछ चीजें और मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो वैक्सीन है वो बच्चों पर टेस्ट नहीं हुई है। क्या ये कोरोनिल आपकी जो दवा कोरोना की जो मान्यता प्राप्त अब हो गई है, ये बच्चों के लिए भी सही है? जी, बच्चों के लिए भी सही है। सिर्फ डोज हमको बच्चों के हिसाब से डोज को करना होता है। हाँ। जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं तो आधी गोली दे दें। हाँ। थोड़े उससे थोड़े बच्चे हैं तो बड़े 1 गोली दे दें, और जो नॉर्मल डोज में 2 गोली, और यदि ज्यादा तो 3 गोली भी एक साथ खा सकते हैं। नॉर्मली हमने देखा, पहले हमने 3 गोली के लिए कहा था, 2 गोली पर्याप्त है। 2 गोली भी 2 बार सुबह शाम ले लेते हैं, या जैसे फीवर वगैरह जो सिम्टम्स हैं या दूसरे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है तो 2-2 गोली 3 बार भी खा सकते हैं, और बहुत ज्यादा तो 3-3 गोली भी खा सकते हैं, और एसिम्प्टोमेटिक से लेकर के सिम्प्टोमेटिक तक। आखिर में एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जनरली जब वैक्सीन का ट्रायल्स चल रहा था, देखिए अब सब कोई मेडिकल एक्सपर्ट हो चुके हैं, सबको पता है एफिकेसी क्या चीज होती है, ट्रायल के कितने दौर होते हैं, तो कुल कितने लोगों पर आपने ये ट्रायल्स किए हैं, और क्या दवाई के मामले में भी कोई परसेंटेज दी जाती है एफिकेसी की? हाँ, दी जाती है एफिकेसी की। और दूसरी जो ट्रायल की जो आपने बात करी, ट्रायल में हम लोगों ने 2 तरह से किया। हम लोगों ने एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ, एक हम लोगों ने क्लिनिकल केस स्टडी किया, क्योंकि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए CTRI की अप्रूवल वगैरह, CTRI का अप्रूवल लेना पड़ता है, बाकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, वो भी हमने पूरा किया क्योंकि वो जरूरी था। फिर हम लोगों ने क्लिनिकल केस स्टडी में जितने भी पेशेंट्स ने लोगों ने लिया, हम लोगों ने उनका पूरा डेटा रखा, पहले कैसी स्थिति थी, तो वो भी अलग से रिसर्च पब्लिश हुआ है। 200-250 की स्टडी को बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, हम लोगों ने क्लिनिकल केस स्टडी में हजारों लोगों को सम्मिलित किया, और यदि आप ठीक करने की बात करेंगे तो वो तो संख्या पहुंच जाएगी अब लाखों में। सर्च किया, और ये 40 करोड़ लोगों का हमारा पास में, और इसकी टॉक्सिकोलॉजी में हमने पूरा किया। किसी ने कहा कि दवाइयां टॉक्सिक, तो कितनी डोज तक ये जो है ना जैसे एक दो लोग कह देते हैं ना साइकोलॉजिकली 76% की वैक्सीन की एफिकेसी, कोई कहता है 99% एफिकेसी है। और आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे पास 10 करोड़ लोगों का आयुर्वेद का डेटाबेस है जो किसी के पास में नहीं होगा। तो अगली बार जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, तो और नए इन्वेंशंस के साथ आपसे मिलेंगे, और इस देश को स्वास्थ्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाने से लेकर के आर्थिक आजादी की भी और सांस्कृतिक आजादी की हमारी लड़ाई है। इस सांस्कृतिक और आर्थिक गुलामी से, मानसिक गुलामी से हम इस देश को मुक्त बना करके पूर्ण स्वाधीन और पूर्ण स्वस्थ देखना चाहते हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो WHO की तरफ से हरी झंडी मिलने के साथ ही अब जो दावा था वो अब एक दवाई के रूप में लोगों के सामने है। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहिए खबरदार। कश्मीर में 370 हटने के बाद से वहां शांति स्थापित करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आतंकवादी नहीं चाहते कि ऐसा हो। श्रीनगर में एक आतंकी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, इसमें 2 जवान शहीद हो गए। यह घटना वहां एक दुकान पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
फुटेज में दिख रहा है कि एक आतंकी कपड़ों के अंदर राइफल छिपाकर आया और एक दुकान पर खड़े कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ और कांस्टेबल सुहेल अहमद पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग के बाद आतंकी गलियों में फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।